Hi friends, Namaste, Sat Sri Akal, Vakanam, Adab and Kim Cho, myself CA Manohar Verma and you are watching Study Vibes. Here we learn, grow and succeed. So without wasting any time, let's start the video. So hi friends, good morning, good afternoon and good evening. In this chapter, we will cover AS2 which talks about valuation of inventories. So while going through this chapter, we will learn inventories क्या होती हैं, various methods to record inventory, ठीक है, then disclosure requirement and many more. One disclosure that I want to give here is clarification भी है ये कि ये जो मैंने नोट्स बनाए हैं ये नोट्स एग्जैक्टली मैच करते हैं आईसीएआई के स्टडी मटेरियल से. सो इफ़ यू आर अ सीए स्टूडेंट, आई थिंक दैट अगर आप ये नोट्स से गो थ्रू हो जाते हैं देन यू डोंट नीड टू रीड द आईसीएआई ऑफिशियल मटेरियल. हाउएवर आप अगर क्वेश्चंस करना चाहते हैं देन क्वेश्चंस के लिए यू कैन रेफर, बट आई थिंक दैट सारे कंसेप्ट्स आपके इसी में कवर हो जाएंगे. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर इन्वेंटरीज. As mentioned, inventories are asset held for sale in the ordinary course of business. Okay, held for sale in the ordinary course of business. तो अगर एक बुक सेलर है, ठीक है, तो बुक सेलर के पास बुक्स हैं और वो बुक्स बेचता है, तो बुक्स जो है वो उसकी क्या है, एसेट, बिकॉज वो उसने ऑर्डिनरी कोर्स, उसका बिजनेस ही वही है बुक्स बेचने का. बट किसी दिन अगर वो फर्नीचर बेच देता है, अपना कोई फर्नीचर खराब हो गया था उसका, ठीक है, कोई शेल्फ बेच देता है, तो क्या वो उसका इन्वेंट्री बन जाएगा? नहीं. दैट इज नॉट ही इज डूइंग इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस. ओके, सो अगर assets held for sale in the ordinary course of business are inventories. Then again, assets held for consumption in the production of goods and services. ठीक है, यहाँ पे मैं रॉ मटेरियल को हटा देता हूँ. एसेट्स हेल्प फॉर कंजम्पशन. सो अगर आप कोई गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, मेनली इन मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स में क्या होता है, आप एक फाइनल प्रोडक्ट बना रहे हो, उसके लिए आप प्रोडक्ट बनाने के लिए आपको कुछ मटेरियल लगता है, तो वो मटेरियल जो भी है वो भी आपका इन्वेंट्री है. ठीक है, नाउ उस प्रोडक्ट को सेल करने के लिए आप उसकी पैकेजिंग कर रहे हो, वो भी एक इन्वेंट्री है, उस पैकेजिंग का मटेरियल. ठीक है, लेट्स से एग्जांपल ऑफ टूथपेस्ट. टूथपेस्ट के लिए आपको कैल्शियम और कुछ अदर मटेरियल जैसे, ठीक है, हमारा चूना वगैरह ये सब लगता है. तो ये क्या होता है, ये आपका मटेरियल है क्योंकि ये कंज्यूम हो रहा है फाइनल प्रोडक्ट को बनाने के लिए. तो दिस इज योर इन्वेंट्री. और उसके बाद उसका जो ढक्कन, उसकी जो बॉटल या फिर आपका जो पैकेजिंग मटेरियल उसका गत्ते का, वो सब इन्वेंट्री है. ठीक है, इसके अंदर क्या इंक्लूड करना है, इंक्लूडिंग मेंटेनेंस सप्लाईज एंड लूज टूल्स. जो आपके लूज टूल्स हैं, आपकी अगर आपकी मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में कुछ लूज टूल्स पड़े हैं ठीक करने के लिए टूल्स, ठीक है, देन आपकी कुछ लुब्रिकेशन मशीन्स की पड़ी हैं, देन दोज आर ऑल्सो इन्वेंट्री. तो कंज्यूमेबल्स जो आपके जनरल कंज्यूमेबल्स हो गए, ठीक है, वो आपके इन्वेंट्रीज में आता है. नाउ आपको एक्सक्लूड क्या करना है, एक्सक्लूडिंग स्पेयर पार्ट्स एंड स्टैंड बाय इक्विपमेंट्स और सर्विस इक्विपमेंट्स विच मीट्स द डेफिनेशन ऑफ AS10. ठीक है, अब क्या होता है कि फॉर एग्जांपल कि ऐसा होता है कि कई बार आपका मशीनरी बहुत इंपॉर्टेंट होता है. ठीक है, आपका जो पूरा प्रोडक्शन प्रोसेस है वो एक मशीनरी पर डिपेंड करता है और उसका कुछ क्रिटिकल पार्ट है उस मशीनरी का और वो खराब हो गया, देन आपका पूरा प्रोडक्शन प्रोसेस रुक जाएगा. नाउ वो क्रिटिकल स्पेयर पार्ट या स्टैंड बाय इक्विपमेंट, लेट्स से एग्जांपल कि हम एक हाइड्रो पावर प्लांट का एग्जांपल लेते हैं जहाँ पे टर्बाइंस जो होती हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं. टर्बाइंस क्या होती है, घूमती हैं, उन्हीं से क्या बनता है, जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी वगैरह ये सब बनता है. ठीक है, अब अगर टरबाइन आपकी खराब हो गई देन आपका पूरा प्रोडक्शन प्रोसेस रुक जाएगा. सो आपके बिजनेस ने क्या किया, आपका टरबाइन का आपका ये पूरा हाइड्रो पावर प्लांट का एक बिजनेस था, उसके अंदर आपने एक एक्स्ट्रा टरबाइन लेके रख ली, दैट इज योर स्टैंड बाय इक्विपमेंट और स्पेयर पार्ट. ठीक है, ठीक है, तो अब क्या हुआ कि वो स्टैंड बाय इक्विपमेंट आपके बिजनेस में AS10 की डेफिनेशन मीट करता है, ये नहीं करता है. तो पहले AS10 की डेफिनेशन क्या है कि ऐसी एसेट जो 12 महीने से ज्यादा के लिए यूज होने वाली है आपके बिजनेस में. ठीक है, चाहे तो वो प्रोडक्शन में आपकी सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में यूज हो या फिर दूसरों को रेंटल के लिए दे रहे हो आप या एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए यूज हो, इन तीनों में से कोई भी एक पर्पस और 12 महीनों से ज्यादा के लिए, सॉरी, एंड मोर देन 12 मंथ्स के लिए एक्सपेक्टेड है कि आप यूज करोगे. ठीक है, एंड रिकग्निशन क्राइटेरिया क्या है कि आप उसको बुक्स में रिकग्नाइज कब करते हो, जब वो रेडी टू यूज होती है एंड कुछ उसकी कॉस्ट मेजर आप प्रॉपरली कॉस्ट रिलायबली मेजर कर सकते हो. और क्या, कॉस्ट कैन बी रिलायबली मेजर्ड. ठीक है, देन उसके बाद हमारा उससे कुछ इकोनॉमिक बेनिफिट्स होंगे आपको. ठीक है, देन लास्ट रेडी टू यूज. अब यहाँ पे जो हमारा स्टैंड बाय इक्विपमेंट है और
वो क्या है, वो रेडी टू यूज है, हम उसको मानते हैं कि उसी, क्योंकि वो जो हमने टरबाइन ली है, अगर सपोज करो हमारी प्राइमरी टरबाइन किसी दिन खराब होगी तो उसी पॉइंट में हम उसको यूज कर पाएंगे, ठीक है। तो दैट इट इज रेडी टू यूज, उसकी कॉस्ट तो हमें पता ही है। और इकोनॉमिक बेनिफिट क्या है यहाँ पे, इकोनॉमिक बेनिफिट से मतलब ये है कि अगर वो एसेट जो है वो प्राइमरी एसेट खराब हो जाती है तो उससे हमें इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेगा ना। तो कई एसेट्स ऐसी होती है जो डायरेक्टली नहीं लेकिन इनडायरेक्टली आपको बेनिफिट पहुंचाती हैं, ठीक है। तो वो जो स्टैंड बाय इक्विपमेंट है वो भी एक तरीके से इनडायरेक्ट बेनिफिट आपको पहुंचा रहा है। एंड जो हमारी प्राइमरी टरबाइन है वो ग्रेटर देन 12 मंथ से ज्यादा के लिए यूज करने के लिए थी, तो हम यही मान के चलते हैं कि जो हमारा सेकेंडरी जो हमने स्टैंड बाय इक्विपमेंट्स है वो भी 12 मंथ से ज्यादा के लिए है, मोर देन 12 मंथ्स के लिए यूज कर पाएंगे हम उसको, ठीक है। तो अगर कोई, और यहाँ पे एक और कंसेप्ट लगता है, कौन सा कंसेप्ट, मटेरियलिटी का कंसेप्ट। मटेरियलिटी का कंसेप्ट क्या कहता है कि अगर आपके कुछ छोटे मोटे स्टैंड बाय इक्विपमेंट स्पेयर पार्ट्स हैं जो बहुत लो वैल्यू है, तो आप उसको क्या कर सकते हो, आप उसको इन्वेंट्री में डायरेक्टली डाल सकते हो बिकॉज वैल्यू इज वेरी लो, ठीक है। या फिर आप उसको एक्सपेंस ऑफ भी कर सकते हो P&L के अंदर, ठीक है। तो दोनों में से आप कोई भी काम कर सकते हो, ओके। तो बहुत, अगर मटेरियलिटी का कॉन्सेप्ट है कि आपकी कॉस्ट बहुत ज्यादा हाई है, अब यहाँ पे एक टरबाइन की कॉस्ट बहुत ज्यादा हाई होती है, तो इसलिए अगर वो AS10 की डेफिनेशन मीट करती है तब हम उसको इन्वेंट्री में नहीं लेके जाएंगे, हम उसको कैपिटलाइज करेंगे और उसी दिन से उसको डेप्रिशिएट करना शुरू करेंगे। नाउ यहाँ पे हमने देख लिया कि इन्वेंट्री क्या होती है, एसेट्स हेल्ड फॉर सेल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस और फॉर कंजम्पशन इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इंक्लूडिंग मेंटेनेंस सप्लाईज, जिनको हम कंज्यूमेबल्स भी बोलते हैं, लाइक लुब्रिकेशंस फॉर मशीन्स, लूज टूल हो गया, हमारा डेली का कुछ जो भी कॉफी टी ये सब बिजनेस में यूज होता है, सो ये सब कुछ, ठीक है। देन स्पेयर पार्ट्स को आपको एक्सक्लूड करना है, स्टैंड बाय इक्विपमेंट्स को एक्सक्लूड करना है इफ दे मीट द क्राइटेरिया ऑफ AS10, ठीक है। नाउ एक्सक्लूजन्स क्या है आपके, इन जगहों पे आपका AS2 नहीं लगता है। द फर्स्ट इज वर्क इन प्रोग्रेस इन कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स, तो यहाँ पे क्या, सो नाउ द फोर्थ वन इज दिस टॉक्स अबाउट कि जहाँ पे AS ये अकाउंटिंग AS2 नहीं लगता ऑन द मेजरमेंट ऑफ, इट मीन्स कि यहाँ पे सिर्फ जो एक्सक्लूजन है वो मेजरमेंट पार्ट पे है, ठीक है, कि उसका जो मेजरमेंट है वो AS2 के अकॉर्डिंग नहीं होता। एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स, जहाँ पे ऐसे मतलब प्रोडक्ट आपके पास हार्वेस्ट के बाद प्रोडक्ट है और जो सेलर है, ठीक है, जो फार्मर है उसके पास डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट है गवर्नमेंट के साथ दैट ही कैन सेल द इन्वेंट्री एट अ पर्टिकुलर प्राइस, ठीक है। तो वहां पे क्या होगा, उसके पास एक कॉन्ट्रैक्ट है तो वो वैल्यू कर सकता है अपनी इन्वेंट्री को NRV पे, और जनरली हमारा जो इन्वेंट्री का फॉर्मूला होता है कि उसकी हमें इन्वेंट्री किस रेट पे वैल्यू करनी होती है, दैट इज एन कॉस्ट और NRV विच एवर इज लोअर, बट यहाँ पे जो NRV है वो कॉस्ट से ज्यादा भी हो सकती है। सो ऐसी इन्वेंट्री जो NRV पे वैल्यू हो रही है वहां पे मेजरमेंट का पार्ट नहीं लगता, ठीक है, AS2 का। एंड द सेकंड पॉइंट इज कमोडिटी ब्रोकर्स और ट्रेडर्स जो हु वैल्यू देयर इन्वेंट्री एट फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, ठीक है। सो इफ दे आर वैल्यूइंग देयर इन्वेंट्री एट फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, फेयर वैल्यू और NRV में फर्क क्या होता है कि NRV जो होती है वो एक एंटिटी स्पेसिफिक होती है और फेयर वैल्यू जो होती है वो एक लाइक सेम एसेट की मोस्ट एडवांटेजेस मार्केट में वैल्यू होती है। फॉर एग्जांपल फेयर वैल्यू होती है मार्केट बेस्ड कंडीशंस पे होती है, आपको एक एग्जांपल देता हूँ तो आपको समझ आ जाएगा। सपोज करो आप एक सेलर हो और आप सामने वाली क्वांटिटी को प्रोडक्ट सेल करते हो, एंड वो प्रोडक्ट आपके पास, आपने कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है कि यू विल सेल द प्रोडक्ट टू ओनली दैट एंटिटी एट 10 रुपीज, ठीक है। नाउ आपके पास जो अभी उसकी कॉस्ट है वो 8 रुपये है और आपको 2 रुपये और लगेंगे उसको, सॉरी 6 रुपये है आपकी कॉस्ट है अभी तक वर्क इन प्रोग्रेस की, एंड 2 रुपये आपको और लगेंगे, ठीक है। और वही प्रोडक्ट जो मार्केट में बिकता है वो 9 रुपये का बिकता है, इट मीन्स कॉस्ट अभी जो आपको 2 रुपये और लगने थे वो अभी इसमें इंक्लूड नहीं हो रहे। तो NRV आपके फर्स्ट केस में क्या हुई, NRV क्या होती है आपकी कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू जो आपकी थी, ठीक है, माइनस कॉस्ट टू सेल एंड माइनस आपका जो नाउ द फोर, now the fourth point talks about the situation where only the measurement part of AS, ठीक है, किसका सिर्फ मेजरमेंट पार्ट ऑफ AS2 डज नॉट अप्लाई। सो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट और फॉरेस्ट प्रोडक्ट और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट आफ्टर हार्वेस्ट, जहां तक वो NRV पे वैल्यू कर रहे हैं, ठीक है, वो NRV पे क्यों वैल्यू करेंगे, सबसे पहली बात है हमारा AS2 का जो फॉर्मूला है
कि इन्वेंट्री किस वैल्यू पे हमें दिखानी है, वो होती है कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर, जो जनरल फॉर्मूला है। लेकिन यहाँ पे वो एनआरपी पे वैल्यू कर सकते हैं इवन तो इट इज मोर देन कॉस्ट। किस केस में वैल्यू करते हैं? सपोज फार्मर्स है, उनका गवर्नमेंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट है कि वो अपनी जो हार्वेस्ट है, वो प्रोडक्ट है, ठीक है, उसको वो क्या करेंगे, एक पर्टिकुलर प्राइस पे बेचेंगे। तो उनके पास एक फिक्स कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, तो वो क्या कर सकते हैं इस केस में, वो अपने प्रोडक्ट को, बिकॉज हमारा जो जिसके बेसिस पे एएस एंड इंडियास बने हैं, वो क्या है, मेन जो फंडा है वो है ट्रू एंड फेयर व्यू, ठीक है। तो अब वो एनआरवी पे वैल्यू कर सकते हैं बिकॉज दे हैव अ कॉन्ट्रैक्ट विद द गवर्नमेंट। तो इस केस में यहाँ पे मेजरमेंट में जो है, मेजरमेंट पार्ट पे वो ES2 नहीं लगता। सेम कॉमोडिटी ब्रोकर्स और ट्रेडर्स जो अपनी इन्वेंट्री को किस पे वैल्यू करते हैं, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। फेयर वैल्यू क्या है, मार्केट कंडीशंस के बेस पे, मतलब अगर आपके पास कोई इक्विटी है तो मार्केट में उसका प्राइस चलता रहता है और उसके ऊपर जो चार्जेस लगेंगे दैट इज कॉस्ट टू सेल। तो वो उनको एक फिक्स्ड करंट रिलायबल प्राइस मिलता है कि वो उस प्राइस पे उनकी इन्वेंट्री बिक जाएगी। इसमें उनकी कॉस्ट पे उनको वैल्यू करने का कोई फंडा बनता नहीं है, ठीक है। दिस गिव्स ट्रू एंड फेयर व्यू, ठीक है। एनआरवी और फेयर वैल्यू में क्या एक छोटा सा डिफरेंस है, 1 मिनट लेके आपको बता देता हूँ कि एनआरवी जो होती है वो एक एंटिटी स्पेसिफिक होती है और फेयर वैल्यू जो होती है वो मार्केट बेस्ड होती है। इट मीन्स कि अगर आपने किसी सामने वाली एंटिटी से, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि आपने सामने वाली एंटिटी से कॉन्ट्रैक्ट किया कि आप उसको अपना प्रोडक्ट 10 रुपये में बेचेंगे, ठीक है। नाउ व्हाट इज हैपनिंग, वो सेम प्रोडक्ट मार्केट में 9 रुपये का बिकता है, ओके, बट आपकी एनआरवी क्या है कि अगर आप उसको मार्केट में बेचते हो तो 9 रुपये मिलते हैं आपको, ठीक है। लेकिन आपको से आपकी एनआरवी क्या है, एनआरवी क्या होती है, सेल प्राइस, ठीक है, माइनस कॉस्ट टू सेल माइनस कॉस्ट टू इंकर फर्दर टू कंप्लीट। तो अगर आपका प्रोडक्ट 100% कंप्लीट नहीं है, यहाँ पे हम मान लेते हैं कि हमारा प्रोडक्ट जो था वो 100% कंप्लीट था, तो अगर फेयर वैल्यू में मार्केट में लूँ तो 9 रुपये थी उसकी, वो 9 रुपये में मार्केट में बिकता था। लेकिन मेरे पास क्या है, उसकी एनआरवी, मैंने 10 रुपये का उसको कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ था, कॉस्ट टू सेल मेरी 2 रुपये थी, मेरे को मतलब 2 रुपये लगेंगे उसको बेचने में। या फिर आप मान लो कि कॉस्ट टू सेल मेरी कुछ नहीं थी, अभी वो 6 रुपये उसकी कॉस्ट है करंटली, और 2 रुपये मेरे को और लगेंगे उसको पूरा कंप्लीट करने में, ठीक है। तो मेरे पास एनआरवी क्या आ गई, 8। तो दिस इज अ डिफरेंस कि अगर मैं उसको मार्केट में बेचूं प्रोडक्ट को, तो वहां पे एक वो सिंपल प्राइस बताता है कि उसकी फेयर वैल्यू क्या है, वो है 9 रुपये, ठीक है। और एनआरवी क्या है, वो है आपकी जितनी फर्दर कॉस्ट लगनी है, आपका कॉस्ट टू सेल माइनस करके। सो फॉर एक पर्टिकुलर एंटिटी के लिए यहाँ पे कॉस्ट टू सेल डिफरेंट हो सकती है, देन ये वाली कॉस्ट भी डिफरेंट हो सकती है। तो इट डिपेंड्स अपॉन एंटिटी टू एंटिटी। तो एनआरवी और फेयर वैल्यू में एक छोटा सा डिफरेंस था। अगर आपको समझ आता है तो गुड एंड वेल, अगर नहीं आता तो इट इज नॉट अ वेरी मच टू थिंक अबाउट, वी कैन मूव फर्दर, ठीक है। ये आपका इतना कुछ बड़ी फंडा नहीं है जो आपको बहुत ज्यादा काम आएगा एग्जाम में। नाउ लेट्स सी टाइप्स ऑफ इन्वेंटरीज एंड इट्स वैल्यूएशन। ओके, तो हमारे पास मेनली 3 टाइप की इन्वेंटरीज होती है। द फर्स्ट इज रॉ मटेरियल, सेकंड इज वर्क इन प्रोग्रेस एंड थर्ड इज फिनिश गुड्स। रॉ मटेरियल क्या होता है, अगर आप कोई प्रोडक्ट बनाते हो, उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए आपको जो भी मटेरियल्स यूज होते हैं, रॉ मटेरियल, रॉ मीन्स एट द वेरी फर्स्ट स्टेज विच इज 0% कंप्लीट, ठीक है। देन वर्क इन प्रोग्रेस इज आप उस पर कुछ काम कर चुके हो। अगर आपका चपाती फाइनल प्रोडक्ट था और आटा और पानी को आपने मिक्स कर दिया, तो आप एक मिक्सचर बना चुके हो जिससे चपाती बनेगी, तो दैट इज मोर देन 0% एंड लेस देन 100%, एंड चपाती इज योर फिनिश गुड्स, सो 100% कंप्लीट। ओके, नाउ इनके वैल्यूएशन रूल्स, जो वर्क इन प्रोग्रेस एंड फिनिश गुड्स होते हैं वो किस पे वैल्यू होते हैं, लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी। तो अगर उनकी नेट रिलाइजेबल वैल्यू और कॉस्ट विच एवर इज लोअर, उस पर उनको वैल्यू किया जाता है। एंड रॉ मटेरियल किस पे वैल्यू होता है, एट कॉस्ट, ठीक है, एट कॉस्ट पे वैल्यू होता है। लेकिन एक एक्सेप्शन है, अगर आपका जो फिनिश प्रोडक्ट है वो कॉस्ट से भी कम पे बिक रहा है, इट मीन्स कि अगर आप जो है फिनिश प्रोडक्ट को, आपका कॉस्ट था 10 रुपये, लेकिन जो अभी मार्केट में उसका रिलाइजेबल वैल्यू है, ठीक है, वो 9 रुपये का बिक रहा है। इट मीन्स ये क्या बताता है आपको कि आपका जो उसमें रॉ मटेरियल लगा हुआ है, शायद वो अपनी भी क्या करे, अपनी वैल्यू भी पूरी रिकवर ना कर पाए, बिकॉज आपका जो फिनिश प्रोडक्ट है वो कॉस्ट से भी कम पे बिक रहा है, ठीक है। तो हो सकता है ना कि आपका जो रॉ मटेरियल की भी वैल्यू है वो आज कम हो। तो इसीलिए अगर ऐसा केस होता है तब हम क्या करते हैं, रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स, सॉरी कॉस्ट और एनआरबी विच एवर इज लोअर पे वैल्यू करते हैं। सिर्फ इसी एक केस में कि अगर आपका फिनिश गुड्स जो है वो लेस देन कॉस्ट बिक रहा है, तो ठीक है।
नाउ सो बेसिकली अगर आपका फिनिश गुड्स जो है वो एनआरवी में वैल्यू हो रहा है, इट बिकॉज उसकी एनआरवी इज लेस देन कॉस्ट, देन आप जो अपने रॉ मटेरियल को भी कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर, मतलब उसका भी जो वैल्यूएशन टेस्ट है वो होगा, तो उस पर वैल्यू करेंगे। अदरवाइज आपका जो रॉ मटेरियल है वो कॉस्ट पे वैल्यू है। नाउ टू वर्क इन प्रोग्रेस एंड फिनिश गुड्स। ठीक है, फर्स्ट चेक वी विल गो फॉर फिनिश गुड्स। फिनिश गुड्स किस पे वैल्यू होता है? लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी। ठीक है, नाउ व्हाट इज एनआरवी? एनआरवी इज नेट रियलाइजेबल वैल्यू। तो अगर आपका जो प्रोडक्ट है वो मार्केट में सपोज करो 10 रुपए का बिक रहा है एंड आपको 2 रुपए उस पर खर्च करने पड़ेंगे सेलिंग एक्सपेंसिस। एनआरवी का फॉर्मूला क्या होता है? रिलाइजेबल वैल्यू माइनस सेलिंग एक्सपेंसिस माइनस एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन। यहाँ पे कुछ एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन नहीं है बिकॉज इट इज अ फिनिश गुड। ठीक है, तो ऑलरेडी सारी कॉस्ट हम खर्च कर चुके हैं कंप्लीशन के लिए। तो 2 रुपए का सपोज करो हमारा जो है सेलिंग एक्सपेंसिस है, तो आपकी एनआरवी कितनी हो जाएगी? 8 रुपए। ठीक है, 8 रुपए आपकी एनआरवी होगी। और अगर यहाँ पे आपकी कॉस्ट 10 रुपए होती तो फिनिश गुड्स को आप किस पे वैल्यू करते? आप फिनिश गुड्स को वैल्यू करते 8 रुपए पे, बिकॉज विच एवर इज लोअर। ठीक है, तो अब फिनिश गुड्स की कॉस्ट में क्या क्या आता है? कॉस्ट में आता है उसकी परचेज कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन एंड अदर कॉस्ट। ठीक है, परचेज कॉस्ट में क्या क्या आता है? परचेज प्राइस, जो भी आपका मटेरियल आपने खरीदा था। ठीक है, ड्यूटीज एंड टैक्सेस। अगर कोई आपकी ड्यूटीज एंड टैक्सेस जो रिफंडेबल है उसको आप नहीं इंक्लूड करोगे बिकॉज आपको पैसा वापस मिल जाएगा, तो वाई टू इंक्लूड दैट इन कॉस्ट। ठीक है, कोई आपके फ्रेट चार्जेस लगे हैं आपके मटेरियल को वहां से फैक्ट्री तक लाने के लिए, लोडिंग चार्जेस लगे हैं। ठीक है, तो अल्टीमेटली आपकी रॉ मटेरियल की कॉस्ट की बात हो रही है यहाँ पे। ओके, देन उसके बाद आपको कोई ट्रेड डिस्काउंट्स मिले हैं, रिबेट्स मिले हैं और ड्यूटी ड्रॉबैक्स मिले हैं, तो उसको आपको माइनस करना है। ठीक है, बिकॉज वो आपके कॉस्ट है ही नहीं ना। ओके, आई होप यहाँ पे यहाँ तक तो आपको समझ आएगा। नाउ कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन। आपके पास मटेरियल आ गया था। ठीक है, अब उसको कन्वर्ट करना है आपको। तो ये जो हमने परचेज कॉस्ट की बात करी, ये ऑलमोस्ट इक्वल टू रॉ मटेरियल कॉस्ट ही होता है, क्योंकि रॉ मटेरियल ही है ना, वो रॉ मटेरियल की बात कर रहे हैं, वही परचेज कर रहे हैं। ठीक है ना। नाउ कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन, डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन में आपका क्या आता है? एक तो आपका लेबर लगेगा। ओके, फैक्ट्री ओवरहेड्स लगेंगे। फैक्ट्री ओवरहेड्स भी आपके दो तरीके के होते हैं, फिक्स्ड एंड वेरिएबल। ठीक है, उसके बाद एक और है ज्वाइंट और बाय प्रोडक्ट कॉस्ट, ये हम बाद में देखेंगे। तो कन्वर्जन की कॉस्ट में आपके मेनली लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड्स लगते हैं। फैक्ट्री में आपका मटेरियल प्रोसेस होता है, उसके लिए लेबर चाहिए। लेबर की कॉस्ट आपकी जो भी बनती है वो आपकी ऐड हो जाएगी। सपोज करो एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए 2 घंटे की लेबर लगती है, तो आपको 2 घंटे की लेबर के 10 रुपए लगते हैं, 10 रुपए ऐड हो जाएंगे लेबर कॉस्टिंग अकॉर्डिंग। और फैक्ट्री ओवरहेड्स आपके फिक्स्ड और वेरिएबल है। तो जो फिक्स्ड ओवरहेड्स में क्या आता है? आपका रेंट आता है। ठीक है, तो रेंट तो फिक्स ही रहेगा ना, वो चेंज तो नहीं होने वाला एज पर योर प्रोडक्शन और ठीक है आपकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग। तो जो फिक्स्ड ओवरहेड है उसको आप किस तरीके से अपनी जो इन्वेंटरी पे एलोकेट करते हो? जो रूल ये है कि नॉर्मल कैपेसिटी और एक्चुअल प्रोडक्शन विच एवर इज हायर। ठीक है, नॉर्मल कैपेसिटी क्या होती है? टाइप्स ऑफ कैपेसिटीज पे अगर हम आते हैं तो नॉर्मल कैपेसिटी क्या होती है कि एन एन एक ऐसी कैपेसिटी जो आपकी एंटिटी एक्सपेक्ट करती है कि वो अचीव करेगी कंसिडरिंग प्लान्ड मेंटेनेंस। ठीक है, सपोज करो कि आपकी फैक्ट्री 365 दिन साल में तो नहीं चल सकती। ठीक है ना, तो हम मानते हैं कि वो 20 से 25 दिन कुछ टाइम के लिए बंद रहेगी, देन कुछ हॉलीडेज रहेंगी। तो हम मोटा मोटा मानते हैं कि 300 दिन आपकी फैक्ट्री चलेगी। ठीक है, तो वो 300 दिन जो हो गया, और 300 दिन में आप कितना, 300 दिन चलेगी नॉर्मल कैपेसिटी आपकी, और उसमें आप कितना प्रोडक्शन करोगे? 1000 यूनिट्स का प्रोडक्शन करोगे। ठीक है, ये आपकी होगी नॉर्मल प्रोडक्शन। ठीक है, सो नॉर्मल कैपेसिटी इज योर 1000 यूनिट्स, बट एक्चुअल कैपेसिटी कैन बी डिफरेंट ना। आप असली में जब 300 दिन काम करो तो, या आप हो सकता है कि आप 300 से ज्यादा दिन काम कर लो, या फिर एक्चुअल कैपेसिटी आपका प्रोडक्शन का रेट बहुत हाई हो, तो इट कुड बी कि आपने 2000 यूनिट्स बना लिए। ये पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। नाउ आपको जो फिक्स्ड ओवरहेड्स है वो विच एवर इज हायर, इस पे या इस पे, इन दोनों में से जो भी हायर है उस पे एलोकेट करना है। इट मींस कि आपका रेंट है 1000 रुपए, तो वो किस क्वांटिटी में एलोकेट होना चाहिए? डिवाइड बाय 2000 यूनिट्स, नॉट 1000, बिकॉज कि अगर आप 2000 पे कर रहे हो तो आपका हर यूनिट पे एक प्रॉपर सही तरीके से एलोकेशन होगा कॉस्ट का। 0.5 रुपीज विल बी योर एलोकेशन। लेकिन अगर आप इसकी बजाय 1000 यूनिट्स पे करते, ठीक है, यहाँ पे मैं 1000 यूनिट कर दूं, तो क्या होता? तो हर यूनिट पे कितने रुपए चार्ज होते हैं? 1 रुपए। जिससे क्या होता? सबसे पहली चीज तो आपका जो कॉस्ट है वो बढ़ जाता।
मार्केट कॉम्पिटेटिवनेस कम हो जाता, क्योंकि आपका कॉस्ट में जो 0.5 रुपीज एक्स्ट्रा ऐड हो रहे हैं जो कि होने नहीं चाहिए थे, क्योंकि आप 2000 यूनिट में क्या कर रहे हो, एक एक रुपये ऐड कर रहे हो, और ऊपर से क्या है, आपकी ओवर रिकवरी हो रही है, इसके कारण ओवर रिकवरी आपका लगा तो 1000, तो 2000 में से एक एक ऐड करके आप क्या कर रहे हो, ओवर रिकवरी कर रहे हो। तो इसीलिए फॉर्मूला क्या है कि विच एवर इज हाइयर, अगर आपका नॉर्मल प्रोडक्शन याद है। अब यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि आपका एक्चुअल प्रोडक्शन तो 500 ही हुआ, ठीक है, दूसरा एग्जांपल हम ये लेते हैं सेकंड केस के लिए, यहाँ पे तो ओवर रिकवरी हो गई, ठीक है। नाउ सेकंड केस इज कि आपका 500 यूनिट्स का एक प्रोडक्शन हुआ। अब यहाँ पे क्या होना चाहिए था, यहाँ पे हाइयर है 1000 यूनिट्स। अब हमारा प्रोडक्शन कम हुआ, तो इसके लिए हम हमारी जो यूनिट्स हैं वो 500 प्रोड्यूस हुई, तो हमारा कितना चार्ज बनता है एक यूनिट पे, अगर मैं 500 के अकॉर्डिंग जाता हूँ 2 रुपये, ठीक है। लेकिन अगर मैं 2 रुपये एक यूनिट पे चार्ज करता हूँ, दैट इज नॉट करेक्ट। वाई? बिकॉज इससे क्या होगा, आपका जो कॉस्ट है वो अल्टीमेटली ज्यादा जा रहा है, लेकिन क्योंकि एटलीस्ट आपकी कैपेसिटी जो थी, दिस इज एन एबनॉर्मल कॉस्ट की, आपकी कैपेसिटी 1000 यूनिट कमाने की तो थी ना, ठीक है। तो आप 500 यूनिट पे पूरा का पूरा खर्चा क्यों डाल रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, आप सिर्फ 1 रुपये, यहाँ पे आप 1000 रुपीज ही लोगे एंड उसका जो चार्ज करोगे वो 1 रुपये ही करोगे हर यूनिट पे। तो आपने कितनी यूनिट बनाई, 500 इंटू 1, ठीक है। तो आपका 500 रुपये जो होगा वो एक्चुअल रिकवरी होगी। तो यहाँ पे जो अंडर रिकवरी होगी, मैंने यहाँ पे लिखा है अंडर फिक्स्ड ओवरहेड्स विल बी रिटर्न ऑफ इन P&L। जो बाकी 500 रुपये बचे, क्योंकि हमारा 1000 रुपये रेंट था, ठीक है, ये 1000 रुपये से 500 तो आपने रिकवर कर लिया, लेकिन 500 जो बचा वो कहाँ जाएगा, P&L में। दिस विल नॉट बी चार्ज ऑन द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री, ठीक है। आई होप कि आपको समझ आए। बिकॉज आपकी नॉर्मल कैपेसिटी तो थी ना 1000 यूनिट्स बनाने की, देन वाई आर वी चार्जिंग पूरा रेंट ऑन द प्रोडक्शन ऑफ यूनिट्स, ठीक है। तो अगर आपका प्रोडक्शन एक्चुअल पे ज़्यादा है, तो बिकॉज ओवर रिकवरी ना हो और आपका कॉस्ट ना बढ़े, तो उसको हम नॉर्मल पे करते हैं, ठीक है। तो ये एक्चुअल पे ही हम कॉस्ट को चार्ज करते हैं, और अगर आपका एक्चुअल प्रोडक्शन कम है देन हम नॉर्मल पे चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आई थिंक इजीली अंडरस्टैंड आपको समझ आ गया होगा। तो विच एवर इज हायर, नॉर्मल कैपेसिटी और एक्चुअल कैपेसिटी। और वेरिएबल जो आपके ओवरहेड होते हैं वो कैसे होते हैं, वो होते हैं अगर आप एक यूनिट एक्स्ट्रा बनाते हो तो उस एक यूनिट एक्स्ट्रा के लिए आपको कितना एक्स्ट्रा खर्चा लगता है। तो वेरिएबल तो हमेशा एक्चुअल पे ही लगेगा, आपकी जितनी भी एक्चुअल प्रोडक्शन हुई है, क्योंकि अगर आपका 2 यूनिट प्रोड्यूस हुआ है और एक के लिए 30 रुपये एक्स्ट्रा लगता है, 30 रुपये का वेरिएबल कॉस्ट है, देन 2 के लिए 60 हुआ होगा। तो आप अल्टीमेटली वेरिएबल चेंज होता है अकॉर्डिंग टू यूनिट्स, तो उसकी एलोकेशन भी होती है अकॉर्डिंग टू यूनिट्स, ठीक है। वेरिएबल डजंट डिपेंड अपॉन कि आपका एक पर्टिकुलर अमाउंट ही लगेगा। अगर आपने 2 यूनिट बनाई तो 60 रुपये लगेगा, 3 बनाई तो 90 रुपये लगेगा, 4 बनाई तो 120 रुपये लगेगा। तो वो इसलिए हमेशा एक्चुअल यूनिट्स के बेसिस पे उसको एलोकेट करते हैं, ठीक है। नाउ यहाँ पे एक कॉस्ट आती है ज्वाइंट और बाय प्रोडक्ट, ठीक है। जब ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन आपका एक और ज्वाइंट और बाय प्रोडक्ट, ज्वाइंट प्रोडक्ट क्या होता है, विच हैज इक्वल इंपॉर्टेंस, ठीक है। और बाय प्रोडक्ट क्या होता है, जिसकी वैल्यू कम होती है एज कंपेयर टू प्राइमरी प्रोडक्ट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपका दूध से घी भी बनता है, बटर भी घी भी बनता है, पनीर भी बनता है, और सारे प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में इक्वली इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, सपोज करो आपने 0 टू लेके 50% तक गए आप, यहाँ पे 2 प्रोडक्ट बन गए, ये 0% था, यहाँ 50% था, यहाँ पे टोटल कॉस्ट लगी आपकी 100 रुपये, ठीक है। लेकिन यहाँ पे प्रोडक्ट 2 बन गए, यहाँ पे आपका निकल गया पनीर और यहाँ पे आपका निकल गया बटर, फॉर एग्जाम्पल। अब ये दोनों प्रोडक्ट इक्वली इंपॉर्टेंट है, तो ये 100 रुपये की जो कॉस्ट है ये किस तरीके से हम डिवाइड करेंगे, ये हम किसी भी रैशनल बेसिस पे डिवाइड कर सकते हैं। तो इन दिस केस द कॉस्ट अप टू द टाइम ऑफ स्प्लिट इज डिवाइडेड एलोकेटेड यूजिंग रैशनल बेस। अब वो रैशनल बेस क्या हो सकता है, सेल वैल्यू एट दिस स्टेज, ठीक है, कि इस स्टेज पर उनकी सेल वैल्यू क्या है, ठीक है। तो वो हम सेल वैल्यू निकाल सकते हैं। तो उस सेल वैल्यू की रेशियो में हम डिवाइड कर देंगे 100 रुपीज को। सपोज करो सेल वैल्यू बटर इज कॉस्टली एंड पनीर इज, बिकॉज बिल्कुल ये बटर सोचो 60 रुपये का बिकता है एंड देन यहाँ पे पनीर बिकता है 40 रुपये का, तो 40 की कॉस्ट यहाँ आ जाएगी और 60 की कॉस्ट यहाँ आ जाएगी इन द रेशियो ऑफ सेलिंग प्राइस, ठीक है। नाउ वट इफ ये बाय प्रोडक्ट होता, अब बाय प्रोडक्ट में कैसे आ सकता है, सपोज करो यहाँ पे मैं छाछ लिख दूँ, छाछ की वैल्यू इज नॉट एज इक्वल टू एज कंपेयर टू पनीर, छाछ, ठीक है। तो यहाँ पे छाछ की वैल्यू नहीं है, बिल्कुल कम वैल्यू है छाछ की, तो क्या होगा,
आपकी जो छाछ की वैल्यू है उसको आप मेन प्रोडक्ट की वैल्यू में से क्या कर दोगे, कम कर दोगे। ठीक है, तो बाय प्रोडक्ट के केस में क्या होता है, सबसे पहले बाय प्रोडक्ट है तो उसकी वैल्यू कम होती है, नॉट मटेरियल होती है। ठीक है, देन उसकी वैल्यू जो होती है उसका जो बाय प्रोडक्ट का जो एनआरवी है कि आपको बाय प्रोडक्ट का कितना मार्केट में वैल्यू मिलेगा। ठीक है, इस स्टेज पे मेरे को पनीर और छाछ मिला ना, मुझे छाछ का कितना मिल रहा है मार्केट में, 10 रुपये मिल रहा है। तो मैं क्या करूंगा, मेरी टोटल जो पनीर का मेन प्रोडक्ट जो है वो पनीर है, उसका कॉस्ट कितना हो जाएगा, 90 रुपये हो जाएगा। मैं क्या करूंगा, 10 रुपये को माइनस कर दूंगा 100 में से, तो मेरा कॉस्ट आ जाएगा 90 रुपीज। ओके, तो एनआरवी आपको निकालनी है, कॉस्ट ऑफ मेन प्रोडक्ट आपका लेना है आपको, उसमें से आपको कॉस्ट ऑफ इनपुट्स माइनस करने हैं, देन एनआरवी ऑफ बाय प्रोडक्ट माइनस करनी है। ठीक है, तो ये आपका आ गया कॉस्ट ऑफ मेन प्रोडक्ट, कॉस्ट ऑफ इनपुट इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ इनपुट एंड माइनस एनआरवी ऑफ बाय प्रोडक्ट। अंडरस्टूड, तो यहाँ पे कॉस्ट क्या आ जाएगी 90। सो बाय प्रोडक्ट और जॉइंट प्रोडक्ट में डिफरेंस इतना ही है कि जॉइंट प्रोडक्ट जो होता है वो इक्वली इंपोर्टेंट प्रोडक्ट होता है, एंड देन बाय प्रोडक्ट इज नॉट एन इक्वली इंपोर्टेंट प्रोडक्ट, इट इज अ काइंड ऑफ, आप उसको कुछ स्क्रैप सेल करोगे, मार्केट से जितना पैसा मिलेगा उसको मेन प्रोडक्ट की कॉस्ट में से कम कर दोगे। नाउ यहाँ पे हमारा कन्वर्जन वाला पार्ट खत्म हो जाता है। कन्वर्जन में डायरेक्ट लेबर, फैक्ट्री ओवरहेड्स, वेरिएबल, फिक्स हमने किस तरीके से एलोकेट करने हैं, जॉइंट प्रोडक्ट और बाय प्रोडक्ट किस तरीके से एलोकेट करनी है वो पता चल गया। नाउ नाउ कम्स टू अदर कॉस्ट। अदर कॉस्ट आपकी क्या आती है, कोई भी अदर कॉस्ट जो आपको इन्वेंट्री में उस कंडीशन में लाने में हेल्प करती है। सपोज करो कि आप अ, कि एक इन्वेंट्री है, आई वुड से वाइन, वाइन आप बना रहे हो ना, वाइन में आपको क्या होता है, बहुत सारा स्टोरेज कॉस्ट लगता है, क्योंकि वाइन की इंपॉर्टेंस जो होती है वो कैसे होती है, जितनी पुरानी वाइन होती है उतनी बढ़िया होती है, उतनी कॉस्टली होती है। तो वो क्या आ जाएगा, आप उसको जितना स्टोर करोगे तो स्टोरेज कॉस्ट इज अ कॉस्ट जो उसको हेल्प करती है उसकी कंडीशन में लाने के लिए, एक बेटर कंडीशन में लाने के लिए। तो वो हो गई आपकी एक अदर कॉस्ट। ठीक है, हाउएवर जो स्टोरेज कॉस्ट है उसको हम इन्वेंटरी की कॉस्ट में नहीं लेते अनटिल एंड अनलेस वो जो कॉस्ट है वो नेसेसरी हो उस प्रोडक्ट को उस कंडीशन में लाने के लिए। बट इन केस ऑफ वाइन स्टोरेज इज नेसेसरी। ठीक है, तो इसलिए स्टोरेज एक अदर कॉस्ट हो गई जो हम वाइन के केस में इंक्लूड करेंगे। ठीक है, इसके अलावा भी कोई डिजाइन कॉस्ट है आपकी इन्वेंट्री को लाने के लिए। सपोज करो इन केस ऑफ कार्स, कार्स में तो डिजाइन कॉस्ट इज नेक्स्ट लेवल कार्स बनाने में। ठीक है, जो कार्स का प्रोडक्शन होता है उसमें डिजाइन कॉस्ट बहुत ज्यादा लगती है, तो वो वहां पे इंक्लूड हो जाती है। तो इसी तरीके से हमारा टोटल वैल्यूएशन होता है कि क्या क्या आता है, रॉ मटेरियल कॉस्ट पे वैल्यू होता है, लेकिन अगर आपका प्रोडक्ट जो है फिनिश्ड गुड जो है वो लेस देन कॉस्ट पे बिक रहा है, ठीक है, तो आप उसको एनआरवी और कॉस्ट विच इज लोअर पे वैल्यू करेंगे। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एनआरवी और कॉस्ट लोअर। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन, ज्वाइंट प्रोडक्ट में हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट पार्ट इज एक्सक्लूजन फ्रॉम द कॉस्ट, कि आपको ऊपर कॉस्ट में कौन से पार्ट्स जो है वो नहीं लेने, कौन सी कॉस्ट जो है वो नहीं लेनी। सबसे पहले एबनॉर्मल कॉस्ट। एबनॉर्मल कॉस्ट क्या है कि ऐसी कोई भी कॉस्ट जो नॉर्मल ना हो, इट मीन्स कि आपका कुछ, आपका जैसे स्टैंडर्ड आप मानते थे कि 2% का क्या होता है, 2 यूनिट्स खराब बनती है, तो अगर आप 100 यूनिट्स का मटेरियल डालते हैं देन उसमें से 2 मटेरियल बनती है, आपकी यूनिट कितनी है 98 यूनिट्स बनती है। तो ये क्या हो गया नॉर्मल प्रोडक्शन, कि आप 100 यूनिट्स का मटेरियल डालते हैं बनती कितनी है 98। दो जो यूनिट्स हैं वो तो होगी नॉर्मल, नॉर्मल वेस्ट। लेकिन आपने क्या किया, एक दिन आपने क्या किया, 100 यूनिट्स का मटेरियल डाला और बन के कितनी आई 90 यूनिट्स। तो अभी जो 8 यूनिट्स कम बनी है ये होगी एबनॉर्मल कॉस्ट। ठीक है, तो जो भी 8 यूनिट, तो आप क्या करते हैं 100 यूनिट्स के लिए आपका कॉस्ट आया था 1000 रुपये। ठीक है, तो उसको आप डिवाइड करोगे 98 से, क्योंकि वो 2 यूनिट्स की जो कॉस्ट है वो ऑब्जॉर्व कर लेगी 98 यूनिट्स। ठीक है, लेकिन अभी क्या होगा, जो भी वैल्यू आएगी आपकी, ठीक है, नाउ अब क्या होगा यहाँ पे, अगर आपका जो प्रोडक्शन है वो 90 यूनिट्स हुआ है, सो 8 यूनिट्स आर एबनॉर्मल प्रोडक्शन। ठीक है, एबनॉर्मल कॉस्ट आपकी लगी है, तो वहां पे क्या करोगे आप 1000 को डिवाइड करोगे 98 से, लेकिन जो 8 यूनिट की कॉस्ट होगी वो कहाँ चली जाएगी, पी एंड एल में, वो पी एंड एल में चार्ज हो जाएगी, बिकॉज दिस वॉज नॉट द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। अगर मैं यहाँ पे क्या करता 90 करता, तो वो 90 यूनिट्स में अब्जॉर्ब हो जाती 1000 रुपीज की कॉस्ट। ठीक है ना, मतलब 100 रुपये, 1000 रुपये लगे मेरा 90 यूनिट्स के लिए। ठीक है, तो वो मेरा 90 यूनिट्स में ऑब्जॉर्व हो जाती। लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ कि मेरी 98 यूनिट्स की कॉस्ट कितनी थी, तो 1 यूनिट की कॉस्ट इतनी आई। ठीक है, एंड उसमें से 8 यूनिट्स की जो कॉस्ट है वो मैं पी एंड एल में चार्ज कर दूंगा।
ठीक है। तो मेरे पास जो बाकी 90 यूनिट्स की बची वो मेरी बचेगी इन्वेंट्री, जो भी कॉस्ट आएगी। ठीक है, लेट से एक्स वाज द वैल्यू, तो एक्स इन 90 इंटू एक्स, तो ये मेरी जो कॉस्ट होगी इन्वेंट्री की वैल्यू होगी। ओके, द सेकंड इज स्टोरेज कॉस्ट, अनलेस प्रोडक्शन रिक्वायर्स अ स्टोरेज। तो स्टोरेज कॉस्ट आपकी जो वो इन्वेंट्री की कॉस्ट में नहीं आती। जैसे कि मैंने ऊपर एग्जांपल में भी बताया, इन केस ऑफ वाइन इट इज नेसेसरी टू प्रोड्यूस द वाइन, लाइक इन वाइन की वैल्यू उतनी ज्यादा बढ़ती रहेगी जितनी उसको स्टोर करके रखेंगे, तो उस केस में वो स्टोरेज कॉस्ट आएगी। देन एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स ऊपर हमने किसकी बात करी थी, यहाँ पे हमने करी थी प्रोडक्शन ओवरहेड्स की बात, जो उसको कन्वर्ट करने के लिए यूज होते हैं, वो वाले ओवरहेड जो फैक्ट्री में लगते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स क्या होते हैं, सैलरी ऑफ एम्प्लॉइज, ठीक है, उसके बाद आपके सेलिंग एक्सपेंस, मार्केटिंग एक्सपेंसेस, दीज आर ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स। तो ये यहाँ पे उसकी इन्वेंट्री की कॉस्ट में नहीं आते। ठीक है, देन सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट अगेन नहीं आता, क्योंकि इन्वेंट्री की कॉस्ट क्या वो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन उस इन्वेंट्री को उस कंडीशन में लाने में हेल्प कर रही है? नहीं, वो उसकी सेल बढ़ाने में हेल्प कर रही है, लेकिन वो इन्वेंट्री को उसकी कंडीशन में लाने के लिए हेल्प तो नहीं कर रही ना। एक कार आप अगर बना रहे हो, तो कार को बेचने के लिए आप सेलिंग एक्सपेंसेस करते हो, ना कि उस कार को बनाने के लिए आप सेलिंग एक्सपेंसेस करते हो। ठीक है, और अगर बात रही सैलरी ऑफ एम्प्लॉइज, तो यहाँ पे हम वही उन्हीं एम्प्लॉइज की बात कर रहे हैं जो फैक्ट्री में काम नहीं कर रहे। तो जो फैक्ट्री में काम कर रहे हैं वो तो लेबर की कॉस्ट हम ले ही रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, डायरेक्ट लेबर। देन लला फिफ्थ पॉइंट इज इंटरेस्ट कॉस्ट। इंटरेस्ट कॉस्ट अगर आपकी इन्वेंट्री ऐसी है जो बहुत लॉन्ग टाइम लेती है, ठीक है, वाइन के केस में, तो आप इंटरेस्ट कॉस्ट को इन्वेंट्री की कॉस्ट में डाल सकते हो। ऑन द अदर हैंड, आप इन्वेंट्री जो इंटरेस्ट कॉस्ट है वो उसको इन्वेंट्री कॉस्ट में नहीं लेते, बिकॉज जनरली क्या होता है, आप तो इन्वेंट्री बनाते हो बहुत रेगुलर बेसिस पे और बेचते रहते हो, तो इसलिए जो इंटरेस्ट कॉस्ट है वो डायरेक्ट P&L में चार्ज होती है। लेकिन अगर आपकी इन्वेंट्री ऐसी है विच टेक सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम टू प्रोड्यूस, तो आप उसमें इंटरेस्ट कॉस्ट डाल सकते हो। ठीक है, इंक्लूड कर सकते हो। नाउ कॉस्ट फॉर्मूलाज की हमारे पास किस बेसिस पे हमें इन्वेंट्री वैल्यू करनी होती है। ठीक है, तो ये हमारे पास 4 तरीके के फॉर्मूलाज हैं। ओके, फीफो, लीफो, वेटेड एवरेज एंड स्पेसिफिक कॉस्ट मेथड। फीफो मींस फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ये मेथड इज्यूम करता है कि दैट इन्वेंट्री विच कम फर्स्ट इज सोल्ड फर्स्ट। फॉर एग्जांपल, आपके पास 3 तरीके की इन्वेंट्री थी और 31 मार्च के पास आपके पास एज ऑन 31 मार्च ओनली सी इज इन स्टॉक, बिकॉज हमने माना कि 2 यूनिट सोल्ड हुई थी और 2 यूनिट कौन सी रहेंगी, ए एंड बी, बिकॉज ए सबसे पहले आया, देन वो बिक गया, बी उसके बाद आया होगा तो बी भी बिक गया और सी रह गया। ठीक है, तो इस केस में इन्वेंट्री की वैल्यूएशन क्या रहेगी, 80 रुपए, क्योंकि सी की कॉस्ट कितनी थी, 80 थी। तो दिस इज फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड, कि जो इन्वेंट्री सबसे पहले आती है वही सबसे पहले बिकती है। इस केस में अगर मैंने तीनों इकट्ठे खरीदे होते, ठीक है, इकट्ठे का मतलब पहले ए खरीदा होता फिर बी फिर सी, तो पहले ए ही बिकेगा फिर बी ही बिकेगा, लास्ट में बचा वो सी बचेगा। अब सेकंड केस है लास्ट इन फर्स्ट आउट। इसमें उल्टा है फर्स्ट फीफो का, कि जो सबसे लास्ट आती है वो सबसे पहले बिकती है। ठीक है, इस केस में अगर मैंने 2 इन्वेंट्री सोल्ड करी, 2 यूनिट सोल्ड करी, तो मेरे पास कौन सी बची होगी, ए बचा होगा। ठीक है, वही लिखा है यहाँ पे कि ए बची होगी, बिकॉज मैंने पहले ए खरीदा फिर बी खरीदा फिर सी खरीदा। ठीक है, तो जब मेरा सबसे पहले बिका होगा तो ऑब्वियसली सी बिका होगा, उसके बाद बी बिका होगा, तो मेरे पास बचा कौन सा होगा, ए। लास्ट इन फर्स्ट आउट मीन्स जो सबसे लास्ट में आया वो सबसे पहले जाएगा बाहर। ठीक है, तो यहाँ पे अगर 2 यूनिट सोल्ड होती है तो मेरे पास कौन सी इन्वेंट्री बची होगी, ए बचा होगा, तो मेरी इन्वेंट्री की वैल्यू, रे कितने का था, 100 रुपए का, तो मेरी इन्वेंट्री की वैल्यू होगी 100। नाउ थर्ड इज वेटेड एवरेज मेथड। यहाँ पे हम इन्वेंट्री को किस तरीके से वैल्यू करते हैं, वेटेड कॉस्ट पे, टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल सम ऑफ यूनिट्स। ठीक है, वेटेड एवरेज कॉस्ट जो हमारी कैसे आती है, सपोज करो एक एग्जांपल आपको मैंने यहाँ पे दिया है, 1/4/2024 को आपके पास 10 यूनिट्स थी 100 रुपए की। ठीक है, तो पर यूनिट कॉस्ट कितनी आ गई, 10 रुपए। नाउ ऑन 1 जून आपने 5 यूनिट और खरीदी 100 रुपए की। ओके, तो यहाँ पे वेटेड एवरेज कॉस्ट क्या आएगा, वेटेड एवरेज का मतलब क्या है कि आप उनको वेट दे रहे हो। वेट कैसे, पहले आपने 10 यूनिट खरीदी थी फिर आपने 5 यूनिट खरीदी, तो यहाँ 10 पर यूनिट एंड 5 × 20 पर यूनिट, तो आपने इनको वेट दे दिए। ठीक है, और डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स, जो आप ऊपर वेट दे रहे हो नीचे वेट का टोटल, तो आपकी पर यूनिट कॉस्ट क्या बन जाएगी, 13.33। ओके, तो अब आपके पास अगर ये 15 यूनिट्स हैं, इन 15 यूनिट्स हैं, तो 15 यूनिट को आप किस पे वैल्यू करोगे, तो पर यूनिट की कॉस्ट आपकी कितनी हो जाएगी, 13.33। तो ये वैल्यू आपकी बनेगी उतनी ही,
100 और 100 200, ठीक है। बट अगर आपको इस अब यहाँ पे अगर आप इसके बाद एक यूनिट बेच दें तो वो आपकी बिकेगी कितने पे? 13.33 के रेट पे बिकेगी उसकी कॉस्ट। तो जब अगर आपके पास 14 यूनिट्स बची, सोचो तो 14 इंटू 13.33, तो ये आपकी कॉस्ट बनेगी इन्वेंट्री वैल्यूएशन। ओके, तो यूनिट्स इंटू पर यूनिट कॉस्ट जो कि आपका, और आप ये भी कर सकते हो कि टोटल कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री लिख सकते हो कि 100 रुपीज यहाँ पे थी एंड देन 100 रुपीज यहाँ पे थी, तो आपका 200 हो गया, 200 डिवाइड बाई 15, ये भी आप कर सकते हो। नाउ लास्ट इज स्पेसिफिक कॉस्ट मेथड। स्पेसिफिक कॉस्ट मेथड क्या होता है? इन केस ऑफ डॉक्टर्स या लैब्स में क्या होता है कि हर एक मटेरियल की कॉस्ट बहुत स्पेसिफिक होती है, ठीक है। मीन्स बिकॉज सर्जिकल इक्विपमेंट्स होते हैं तो आप सब मटेरियल्स को मिक्स नहीं कर सकते, ठीक है। अगर आप कोई इक्विपमेंट बेच रहे हो तो वो स्पेसिफिकली वही इक्विपमेंट आप बेच रहे हो। तो यहाँ पे क्या होता है, लिफो फीफो में या वेटेड एवरेज के केस में क्या होता है, जनरली सारे जो इक्विपमेंट मटेरियल होता है वो सेम होमोजीनियस इक्विपमेंट्स हो गए, ठीक है। तो वैसे हो गए कि आप बुक्स बेच रहे हो तो बुक्स के कॉस्टिंग, लेकिन सॉरी बुक्स कि सपोज करो आप बिस्किट्स वगैरह बेच रहे हो अलग अलग तरीके के, तो जहाँ पे सेम तरीके के बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है, हाई वॉल्यूम में, तो वहां पे आप फीफो या वेटेड एवरेज यूज कर सकते हैं। लेकिन जहाँ पे स्पेसिफिक कॉस्ट की आपको रिक्वायरमेंट है कि आपको पता होना चाहिए कि किस मटेरियल की कितनी कॉस्ट है, ठीक है, तो वहां पे आप स्पेसिफिक कॉस्ट मेथड चेंज करते हो, वेयर इन्वेंट्री इज नॉट इंटरचेंजेबल, ईच प्रोडक्ट हैव स्पेसिफिक कॉस्ट, ठीक है। तो इन केस ऑफ डॉक्टर्स वहां पे सर्जिकल इक्विपमेंट्स होते हैं बहुत महंगे महंगे, लैब्स में क्या होता है एसिड्स होते हैं अलग अलग तरीके के, वो भी उनकी स्पेसिफिक कॉस्ट होती है। तो एट द टाइम आपने कौन सा प्रोडक्ट बेचा तो उसकी उतनी ही कॉस्ट चार्ज होती है, ठीक है। तो ये हो गया स्पेसिफिक कॉस्ट मेथड। सपोज करो आपके पास दो इक्विपमेंट से, एक की कॉस्ट, एक एसिड था उसकी कॉस्ट 20 रुपये थी, एक एसिड था उसकी कॉस्ट 1000 रुपये थी। तो जब आपने एसिड बी बेचा तो आपके P&L में जो कॉस्ट चार्ज होनी चाहिए वो 1000 रुपये होनी चाहिए, ठीक है। इसीलिए आपके पास जब इन्वेंट्री लास्ट में बचा कौन सा, ए, तो जब आप इन्वेंट्री की वैल्यूएशन करोगे तो आपकी इन्वेंट्री बचेगी 20 रुपये की। तो ये होता है स्पेसिफिक को, जहाँ पे आप हर एक प्रोडक्ट की कॉस्ट का ध्यान रखते हो और जब वो प्रोडक्ट बिकता है तो उसकी कॉस्ट ही P&L में चार्ज करते हो। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज कॉन्ट्रैक्ट सेल यूनिट्स। कॉन्ट्रैक्ट सेल यूनिट्स का क्या फंडा है? अगर आपके पास क्लोजिंग स्टॉक में कुछ ऐसी इन्वेंट्री है जिसके लिए आपके पास ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट है कि आप उसको एक पर्टिकुलर प्राइस पे बेच दोगे। हमारा नॉर्मल फंडा क्या रहता है कि हम इन्वेंट्री को कैसे वैल्यू करते हैं, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर, ठीक है, फिनिश गुड्स को। नाउ यहाँ पे आपके पास ऐसे प्रोडक्ट हैं जिसका आपके पास ऑलरेडी एक वैल्यू है कि उस प्राइस पे बिक जाएंगे, तो आपकी वैल्यूएशन कैसे होती है, कॉस्ट और कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू, ठीक है। यहाँ पे आपका कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू आ गया, कॉस्ट और कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू, यहाँ पे एनआरवी कहाँ गया, व्हाई नॉट एनआरवी, बिकॉज सपोज करो आपकी कॉस्ट थी 100 रुपए की और आपकी कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू थी 120 रुपए की, तो आप किस पे, अब बिकॉज ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ प्रूडेंस आप हमेशा अनरिकॉग्नाइज्ड प्रॉफिट तो लेते नहीं, तो आप 20 रुपए तो 20 रुपए रिकॉग्नाइज नहीं करोगे, जो 20 रुपए प्रॉफिट है, मतलब आप 120 रुपए जो अपनी इन्वेंट्री है वो रिकॉग्नाइज नहीं करोगे क्योंकि आपका प्रॉफिट जो है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि क्लोजिंग इन्वेंट्री से क्या होता है, P&L में क्लोजिंग प्रॉफिट बढ़ जाता है अगर आप इन्वेंट्री वैल्यूएशन ज्यादा करोगे। ऑन द अदर हैंड इसी इन्वेंट्री अगर मार्केट में आज की नेट रियलाइजेबल वैल्यू अगर हम देखें तो वो थी 80 रुपए। अब हुआ क्या, आप इसको 80 रुपए वैल्यू ना करके 100 रुपए वैल्यू कर रहे हो, क्यों? क्योंकि आपके पास ऑलरेडी 120 रुपए का कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। तो जब आपके पास एक कॉन्ट्रैक्ट होता है तब हम क्या फंडा लाते हैं, तब कॉन्ट्रैक्ट और कॉस्ट बीच एवर इज लोअर। तो अगर आपकी कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू 90 रुपए है तो आप 90 रुपए रिकॉग्नाइज करोगे ना कि 100 रुपए पे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है साफ साफ, एनआरवी अगर कॉन्ट्रैक्टेड सेल वैल्यू से कम भी हुआ तो फर्क नहीं पड़ता, क्यों? क्योंकि स्टॉक तो कॉन्ट्रैक्टेड वैल्यू पे सेल हो ही जाएगा, ठीक है ना। सो दिस वाज द कांसेप्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्टेड सेल यूनिट। तो अगर आपके पास 100 यूनिट थी, ठीक है, और उसमें से 50 यूनिट की कॉन्ट्रैक्टेड वैल्यू थी, तो वो 50 यूनिट जो होगी वो वैल्यू होगी, सपोज करो 100 यूनिट थी और आपकी टोटल कॉस्ट थी 10 रुपए, तो आपकी कितनी कॉस्ट होगी, 1000 आपकी टोटल कॉस्ट होगी, ठीक है। तो 50 यूनिट की कॉस्ट कितनी होगी, 500। अब उसमें से जो 50 यूनिट बची थी उसकी आपकी सेल वैल्यू थी, कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू थी, वो थी 20 रुपए, आई थिंक 20 रुपए लगा लेते हैं, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू ये 20 रुपए होगी। अब आपकी जो बाकी बची 50 यूनिट, और इसकी एनआरवी क्या है आपकी सारी 100 यूनिट्स की, एनआरवी 100 यूनिट्स की 5 रुपीज, तो अल्टीमेटली आपकी जो 100 यूनिट्स हैं वो कितनी वैल्यू पे, 500 रुपए वैल्यू होनी चाहिए, लेकिन 50 यूनिट्स जो है आपकी वो उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट है आपका 50 यूनिट्स के लिए, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट है ऑलरेडी। तो 50 यूनिट तो आपकी कितने वैल्यू होंगी, 10 रुपए पे, और जो बाकी की 50 यूनिट है वो कितने वैल्यू होंगी, 5 रुपए पे। तो आपकी कॉस्ट कितनी बढ़ेगी, 50 इंटू 10 500 प्लस 50 इंटू 5 250, तो 750 रुपए की आपकी इन्वेंट्री बनेगी, ओके। तो इस तरीके से हमारी जो 750 रुपए की इन्वेंट्री वैल्यू आएगी। नाउ द लास्ट पॉइंट, डिस्क्लोजर्स, कि आपको क्या क्या डिस्क्लोजर्स देने होते हैं, कोई ज्यादा डिस्क्लोजर्स नहीं है, तो आपने कौन सी पॉलिसी यूज किया कि आप किस तरीके से पॉलिसी एंड इन्वेंट्री एंड कॉस्ट फॉर्मूला आपने कौन सा यूज किया इन्वेंट्री को मेजर करने के लिए, तो वो आपको बताना पड़ता है कि आपने FIFO मेथड यूज किया है, स्पेसिफिक कॉस्ट मेथड यूज किया है, बिकॉज़ द मेथड जो हम यूज करते हैं वो एज पर बिजनेस नीड्स होते हैं। तो मैंने आपको एग्जांपल दिया कि अगर बिजनेस आपका बिजनेस ऐसा है जहां पे आपको हर एक प्रोडक्ट की वैल्यू पता होनी चाहिए, क्योंकि बहुत हाई कॉस्ट आइटम है, सिंगल सिंगल आइटम की ही कॉस्ट करोड़ों रुपए में है, ठीक है। तो वहां पे आप स्पेसिफिक कॉस्ट मेथड यूज करोगे, जहां पे होमोजेनियस आइटम्स है वहां पे FIFO या वेटेड एवरेज यूज करोगे। देन कैरिंग अमाउंट विद क्लासिफिकेशन, हर तरीके की क्लासिफिकेशन, आपका रॉ मटेरियल में कितना है, वर्क इन प्रोग्रेस में कितना वैल्यू है, फिनिश गुड्स में कितना वैल्यू है, देन उनका आप क्या कर सकते हो, एक रिको भी दे सकते हो कि आपका ओपनिंग रॉ मटेरियल इतना था, क्लोजिंग उसके बाद आपने इतना परचेज किया, इतना आपने सेल कर दिया, ठीक है। तो वैसे रिको भी डिस्क्लोजर्स ट्रू एंड फेयर वैल्यू बेटर इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, लेकिन दीस आर द मेन डिस्क्लोजर जो मैंने यहाँ पे डिस्कस किया। तो आई होप इसके बाद आपको प्रॉपर्ली सब कुछ समझ आया होगा, एंड आई विल शेयर दिस इन द डिस्क्रिप्शन, ये नोट्स आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, either in my telegram link or either in description from where you can download. If you have any doubts regarding this AS, just write it in the comment, I will surely reply to you, and yes, just mention if you want to learn anything specific, अगर आपको कुछ specific भी जानना है that is related to accounting or any other subject, please write it in the comment, I will surely make a video on that also. So yeah, thank you.